for cash 10 and goods of 8 and invested the same in business. देखो पर्सनल गाड़ी बेचे उसको रिटर्न में जो है उसको अपने को कोई लेना देना देख रहे हैं हम लोग। हाँ भाई बेच गाड़ी आया, क्या आया, कैश आया, गुड्स आया, तब तक अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ उसने क्या किया, कैश और गुड्स बिजनेस में लाया। निशांत क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट और भी कुछ लाया ना। हाँ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू और कैपिटल, समझ आया। तो कैश स्टॉक टू कैपिटल, कैश भी लाया और स्टॉक भी लाया, दोनों लाया। तो कैश स्टॉक टू कैपिटल, बिग कैश कॉमा स्टॉक इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल। सर जब ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि परचेज गुड्स फ्रॉम समबडी या ऑन कैश, उसमें वी कैन राइट गुड्स अकाउंट, इसमें भी गुड्स अकाउंट में कांट राइट स्टॉक ही लिखना। गुड्स लिख सकते, ओनर ला रहा है ना तभी गुड्स या स्टॉक यूज करो। बाकी परचेज सेल जो तो परचेज और सेल यूज करो, इधर स्टॉक नहीं। इधर भी एक्चुअली गुड्स या स्टॉक नहीं यूज कर रहे हैं, परचेज यूज कर रहे हैं, बट कॉलेजेस आर नॉट फॉलोइंग। ओके गुड्स के तीन ही अकाउंट, परचेज सेल और स्टॉक। बाइंग के लिए परचेज, सेल के लिए सेल, एंड ऑफ द ईयर के लिए स्टॉक। बट नहीं करते स्टॉक और फिर परचेज के लिए परचेज। ठीक है, तो क्या जानने को मिल रहा है अपने को, पर्सनल ट्रांजैक्शन कभी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं हो। यस चाहिए हो, समझ रहे हैं। डाउट तो देखो कभी बीच में नहीं सर, कुछ नहीं समझा दिया आपको। नेक्स्ट purchase 5 tables of 500 each and 2 chairs of 1000 each and pay transportation cost of 500. This brings us to one more concept, concept number 4. देखो एक concept हमने सीखा entity. entity क्या बोलता है, बिजनेस में दो अलग चीज है। अक्रूवल और मैचिंग अभी थोड़ा सा ब्रीफ में देखा हमने। अक्रूवल बोलता है कि एक्सपेंस और इनकम को टाइम बेसिस, इनकर्ड बेसिस पे, न टाइम से पहले न टाइम के बाद। मतलब एक्सपेंस और इनकम टाइम बेसिस पे, जैसे इनकम हो तब डेबिट या क्रेडिट हो, न पहले ना बाद। तीसरा हमने वही मैचिंग, इसी के रिलेटेड है। मैच और इनकम इधर है, एक साल का इनकम तो सामने एक साल का रेंट, एक साल का इनकम तो सामने एक ही साल का रेंट दिखा, दो सेकेंड ईयर का इनकम सेकेंड ईयर का दिखा, दैट इज मैचिंग। उसके बाद फोर्थ कंसेप्ट है, दैट इज कॉस्ट कंसेप्ट। इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट। व्हाट डज कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट? कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि, सुनना ध्यान से, whenever you buy any fixed asset, whenever you buy any fixed asset, fixed asset का मतलब याद है आपको? What is fixed asset? Life is more than it, furniture, air conditioner, machine. Whenever you buy any fixed asset, any expense incurred on that fixed asset till the time it is put to use is added up to the cost of the asset. That is what is meant by historical cost. That is what is meant by historical cost. So show your assets on historical cost basis. Show your assets on, मतलब बड़ा ही सिंपल है। आपने एसी खरीदा, ये यूनिट आया 40,000, कितने का? बट क्या ये ऐसी चालू हो जाएगा? ये आने के बाद आपको ये ट्यूबिंग करना पड़ेगा, वायरिंग करना पड़ेगा, ये बॉक्स लगाना पड़ेगा, इस पे भी खर्चा होगा। एसी से रिमोट तो 45,000 हो गया, 5,000 और खर्चा हो गया, दिख रहा है आपको। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एसी कितने का, 40 का कि 45? तो एसेट को बटन दबा के चालू करने तक जो भी खर्चा हो रहा है, चाहे ट्यूबिंग हो, चाहे वायरिंग हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे स्विच बोर्ड का हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे इंस्टॉलेशन हो, सबका सब विल बी एडेड अप टू द कॉस्ट ऑफ एसी। इज इट क्लियर? सबका सब विल बी एडेड अप टू द कॉस्ट ऑफ एसी। सबका सब विल बी एडेड अप टू द कॉस्ट ऑफ एसी। मतलब ट्यूबिंग का कोई सेपरेट एक्सपेंस अकाउंट नहीं होगा, स्विच बॉक्स का कोई सेपरेट एक्सपेंस अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है, हर साल होंगे क्या, ये वन टाइम ही होंगे। बोलने का मतलब ये तो फिक्स्ड एसेट है ही, ये भी फिक्स्ड एसेट है, ये भी फिक्स्ड एसेट है, ये भी फिक्स्ड एसेट है। सबकी लाइफ 5-6 साल की है, लंबे टाइम तक काम आने वाले, वन टाइम का खर्चा है।
तो जब भी कोई भी फिक्स्ड एसेट आप खरीदो, उस पे खरीदने से लेके बटन दबा के चालू करने तक जो एक्सपेंस हो रहा है, दैट विल बी एडेड अप टू द। अब गाड़ी खरीद के लाए, तो गाड़ी खरीद के लाए, उसमें आपने म्यूजिक सिस्टम फिट करवा दिया, उसमें आपने कुछ चेंजेस करवाए, कुछ टायर साइज चेंज करवाए, कुछ मॉडिफाई करवा दिया, एसी वेसी का कोई डक चेंज करवाया, आपको डिजाइन चाहिए थी तो आपने टैटूज वैटूज बना दिए गाड़ी पे, वो सब खर्चा वन टाइम गाड़ी खरीदने के वक्त, दैट इज एडेड अप टू द कॉस्ट ऑफ कार। वो सब कार ही है, उसमें कोई अलग अलग खर्चे दिखने वाले, एवरीथिंग विल बी एडेड टू कार अकाउंट। बस एक बार कार रेडी हो गई, चलने की चालू हो गई, उसके बाद हर महीने आप पेट्रोल का खर्चा पे कर रहे हो, डीजल का कर रहे हो, 3 महीने सर्विसिंग करवा रहे हो, वो सब क्या है? एसी खरीद के लाए, फिर हर 3 महीने सर्विसिंग करवा रहे हो, वो क्या? वो एक्सपेंस, उसको एसी में ऐड नहीं कर। वन टाइम जो हुआ है खरीदने के वक्त, उसको आपको एसेट में ऐड। दिस इज गिवन बाय विच कंसेप्ट? कॉस्ट कंसेप्ट। एक और चीज बोले, एक बार आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिखा दी, उसके बाद मार्केट में जो भाव चेंज होता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, वो आपको चेंजेस नहीं करना, आपको कॉस्ट पर ही, वो आगे हम लोग लर्न करेंगे मार्केट फ्लक्चुएशन से। फिलहाल फर्स्ट पार्ट समझ में आया, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बोलता है? जब भी कोई फिक्स्ड एसेट खरीद के लाओ, उस पे ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, फिक्सेशन, वायरिंग, कंसीलिंग, ट्यूबिंग, पाइपिंग, जो भी खर्चा हो रहा है टू पुट द एसेट टू यूजेबल कंडीशन विल बी एडेड अप टू asset, will be added up to cost. That is what is called as historical cost. So इधर आपका जो फर्नीचर, आपका जो टेबल है, कितना टेबल है? 5 टेबल्स एट 500, तो कितना होता है? 25। 2 कुर्सियां 1000, 2000 और 500 रुपए का ट्रांसपोर्ट, सब मिला के कितने का हो? वो पूरा खर्चा किस पे जाए? एक ही एसेट है। व्हाट इज दैट? एसेट क्या है? फर्नीचर। You don't have a separate account for table, then separate account for chair, ladder, ऐसा अलग अलग कबर्ड अकाउंट अलग अलग करेगा, पागल हो जाएगा। You have just one account that is furniture, और वो ट्रांसपोर्टेशन किस पे हुआ? फर्नीचर लाने पे हुआ वन टाइम, so will be added up to furniture. What is? Is it clear? ट्रांसपोर्टेशन अलग से नहीं दिखेगा, अलग से नहीं दिखेगा, वही मैं बोल रहा। ऐसा कब ध्यान में रखना है? जब आप कोई फिक्स एसेट खरीदते हो। What is? फिर ट्रांसपोर्टेशन अलग से कब बताया जाए? जब गुड्स है, जब किस पे हो रहा है? क्यों गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन अलग दिखाना है? तो गुड्स पे जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ उसको अलग दिखा, उसको ऐड नहीं करना है। गुड्स खरीदने पे जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको अलग से दिखाना, बट एसेट पे जो हो रहा है उसको ऐड करना। वो हर साल होने वाला है, गुड्स वाला ट्रांसपोर्टेशन हर साल होना है, रिकरिंग एक्सपेंस। हर साल माल खरीदोगे, हर साल ट्रांसपोर्टेशन पे करोगे, ये थोड़ी हर साल कहते हैं, ये वन टाइम है। So add up to the cost of asset. Is it clear? डिफरेंस समझा? तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है क्या करोगे आप? बोलो। ऐड एंट्री एक ही बनेगी, क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश। कितना? 5,000। कैसा 5 है समझा? 2500 of tables plus 2000 of chairs plus 500 of transport. Everything will be added to furniture. अलग से और कोई अकाउंट दिखने वाला? Being furniture purchase. बोलो भाई क्या था? सर समझो घर होता है ना, ड्रॉ खरीदा, उसमें कुछ लगाया हुआ नहीं है, आई कांट यूज इट, तो अभी जितना भी मैंने मंगाया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगा, मजदूरी का कॉस्ट, कंक्रीट, सीमेंट, इंटरनल रिनोवेशन, एवरीथिंग, बिल्डिंग सबके लिए एक अकाउंट है बिल्डिंग। तो कॉस्ट जितना आएगा वो सब एसेट में, एसेट ऑल आर पार्ट ऑफ द। मैंने आज गाड़ी ली, वो तो चल रही है, मैंने अब 2 महीने बाद उसमें कलर करवाया, नया टायर डाला, तो एक्सपेंसेस। चलती हुई गाड़ी में अगर आप कोई चेंज कर रहे हो, परचेज के वक्त नहीं, चलती हुई गाड़ी में मॉडिफिकेशन किए, चेंजेस किए, कलरिंग करवाया, उसको रीपेंटिंग बोलते, खराब हो गया कुछ, रीपेंटिंग, जंग लग गया कुछ, पतरा चेंज, वो सब उसमें ना 4-5 वैल्यूएशन कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, करंट कॉस्ट होता है, वो सब आएगा। फिलहाल मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन इंडिया दे यूज हिस्टोरिकल कॉस्ट, देन विल मूव टू द डिफरेंट कॉस्ट।
सॉरी ये वाला नहीं, ये ओनर ने नहीं डाला। डिड ओनर इंट्रोड्यूस दिस? नो। ही परचेज बिजनेस खरीदा, फर्नीचर आया, पैसा, ओनर इंट्रोड्यूस दिस, दियो कैपिटल आया। ओके, सी द नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ 3000 आर लॉस्ट बाय 5। ये बात है, अरे लॉस्ट बाय 5, डेबिट और टू व्हाट? Goods lost by 5. Lost by 5 to goods lost by 5. कितना? 3 goods lost by 5. Being goods lost by 5. Pay attention. Being goods lost by 5. Loss expense बढ़ा और goods asset लॉस एक्सपेंस बढ़ा, गुड्स एसेट घटा, बराबर है। नेक्स्ट वन, ये थोड़ा नया है वापस, गुड्स ऑफ 8000 आर लॉस्ट इन ट्रांजिट, ही मेड अ क्लेम ऑफ 7000 बट द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ओनली 6000। अभी लॉस तो हुआ है लेकिन सामने इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, दीज आर इंश्योर्ड एसेट्स, दीज आर इंश्योर्ड गुड्स। इंश्योरेंस मिलने वाला है, क्लेम मिलने वाला है, मुझे बताओ क्लेम का पैसा अगर मिल जाए, क्लेम इंश्योरेंस कैसे काम करता है? समझो ये फर्नीचर, इसको मैंने इंश्योर करवाया, 1 लाख का फर्नीचर है, 1 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, तो हर साल मुझे क्या भरना पड़ेगा उसमें? प्रीमियम। एवरी ईयर आई हैव टू पे प्रीमियम, दैट इज माय एक्सपेंस। आपने किया ना इंश्योरेंस टू बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम का एंट्री, इंश्योरेंस एक्सपेंस टू बैंक, सो इंश्योरेंस टू बैंक दैट इज योर प्रीमियम एक्सपेंस। हर साल 10,000 हर साल पे करो, और कहीं 6-7 साल बाद अगर कुछ आग वाग लग गई तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलेगा? क्लेम। और कुछ आग वाग नहीं लगी तो क्या प्रीमियम वापस मिलेगा? हो गया। दैट्स हाउ इट वर्क्स। गाड़ी का आपने देखा होगा, किसी के घर पे गाड़ी होगी, कार इंश्योरेंस कंपनी से। सो आपने गुड्स को इंश्योर करवाया था, पहली चीज। अब गुड्स लॉस हो गए, कितने गुड्स लॉस हुए? 8,000। अभी वहां पे बोला गया कि आपने क्लेम किया 7 और उसने बोला 6, तो पहले तो कौन सा क्लेम लोगे? 6,000। अपना क्लेम का कोई वैल्यू, ओके, अपना क्लेम का कोई वैल्यू, हम तो 7, 8, 10 भी बोले, गुड से ज्यादा भी बोले, वो थोड़ी देने को बैठा हुआ है। कंपनी वाला अपना आर्बिट्रेटर भेजेगा, वो चेक करेगा कितना लॉस हुआ है, क्या माल है, उसके बाद एक क्लेम फाइंड आउट करेगा, वो देगा। बहुत रेयर केसेस में आपको लगता है कि बहुत कम है, आप लड़ो, कोर्ट में फाइट करो, फिर कहीं जीत गए तो आपको मिल सकता है, बट दैट इज वेरी रेयर। Otherwise, you have to agree to that person's claim. तो which claim you will consider करें? 7 की 6? अब क्योंकि क्लेम मिलने वाला है तो आपका लॉस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसा आ जाएगा आपके पास, बराबर है। तो यहां पर 2 ट्रांजैक्शन हो गए, ध्यान से बोर्ड पे देखो। मुझे बताओ, अगर इंश्योरेंस होता ही नहीं, इंश्योरेंस होता है तो क्या है? ये लिखना मत, जस्ट फॉर यू अंडरस्टैंड। लॉस बाय ट्रांजिट टू गुड्स लॉस्ट बाय ट्रांजिट। बोर्ड पे देखो कितना, अगर इंश्योरेंस होता ही नहीं तो कितने का लॉस होता? अभी इंश्योरेंस है और उधर ध्यान से बोलो क्या दिया, इज इट एडमिटेड और रिसीव? क्या दिया? इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड या रिसीव? एडमिटेड। एडमिटेड मतलब मिलना बाकी है। तो होगा क्या, जितना क्लेम आएगा उतना लॉस बढ़ेगा कि कम होगा? कम। व्हाट इज दिस इंश्योरेंस एडमिटेड? इंश्योरेंस एडमिटेड का मतलब ये दैट कंपनी इज योर डेटर, दैट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी इज योर डेटर, आपको उनसे पैसा लेना बाकी है, तो आपका डेटर बढ़ा और आपका लॉस घटा। तो इधर एंट्री होगी इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय 5। तो यहां पे आपका अमाउंट आएगा 6,000। क्या हुआ यहां पे? पहले लॉस बढ़ा, यहां पे लॉस बढ़ा और गुड्स घटा, ये समझ आया? अब दूसरे केस में क्या हो, आपको पता चला कि भाई क्लेम है,
पैसे तो मिल जाएंगे। अच्छा, मिल गए कि मिलने बाकी? एडमिटेड का मतलब होता है मिलने बाकी। रिसीव्ड बोला होता तो मिल गए। एडमिटेड मतलब मिलने बाकी है, तो वो कंपनी क्या बनी आपकी? डेटर। डेटर मतलब पैसा लेना बाकी। एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट। एंड लॉस बढ़ा की घटा? लॉस कम हो तो क्रेडिट। ये मॉडल में ही फिट होगा, ये ट्रेडिशनल में फिट नहीं होगा। फ्लॉ ट्रेडिशनल में क्या है? डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस। एक्सपेंस घटने की वो बात ही नहीं करता, इधर एक्सपेंस कम हो रहा है, ये मॉडल में फिट। ओके, सो पहले एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट। फिर क्या हुआ? एसेट बढ़ा। व्हाट इज दिस एसेट? इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी, बोथ रिप्रेजेंट द कंपनी। कंपनी म्हणजे हु इज दैट कंपनी? डेटर। डेटर को माल बेचा, पैसा लेना बाकी है ना। वैसे आप ऐसे सोचो कि टूटा पुराना जो गुड्स है ये आपने कंपनी को दिया, आपको पैसा लेना, डेटर पैसा लेना बाकी। और लॉस बढ़ा की घटा? तो इधर लॉस बढ़ा, गुड्स घटा, वापस क्लेम। जितना क्लेम बढ़ेगा ना उतना लॉस घटेगा। और कंपनी ने बोला पूरा क्लेम दे देगी, अच्छा होगा, तो पूरा क्लेम बढ़ेगा और पूरा लॉस घट जाएगा 8,000। अब यहां पे आपको ये दो एंट्रीज नहीं करनी, आपको कंबाइंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री में क्या होता है? देखो, डेबिट डेबिट ऐड करते हो, क्रेडिट क्रेडिट ऐड करते हो, बट यहां पे देखिए डेबिट में भी लॉस इन ट्रांजिट है, क्रेडिट में भी लॉस इन ट्रांजिट है। तो सेम अकाउंट कैन नेवर बी ऑन डेबिट एंड क्रेडिट, वो नलिफाई हो जाए। सेम अकाउंट कैन नेवर बी ऑन डेबिट अकाउंट्स में कभी भी सेम अकाउंट कैन नेवर बी ऑन डेबिट एंड क्रेडिट। यू कैन नॉट राइट एन एंट्री फर्नीचर टू फर्नीचर, यू कैन नॉट पास एन एंट्री कैश टू कैश, दैट्स नलिफाई। सो ये कितना है? 8 है, ये 6 है, तो इधर 2000 बच जाए, समझा? नलिफाई। तो कंबाइंड एंट्री क्या बनेगा? लॉस बाय ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी 2000। इंश्योरेंस क्लेम या फिर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 6000 टू गुड्स lost by transit, that is 8,000. This is your combined. इसमें आपका लॉस बाय ट्रांजिट कितना आया? 2000। क्यों 8 का 2 हो गया, समझा? क्यों 2? ये क्लेम आ जाओ। क्लेम को क्यों डेबिट किया? व्हाट इज क्लेम? डेटर म्हणजे एसेट। एसेट बढ़ा तो डेबिट, पैसा आने वाला। टू गुड्स लॉस बाय ट्रांजिट, पैसा गुड्स आया नहीं गया? 8 का गुड्स गया, 6 का क्लेम मिल जाए तो लॉस कम हो गया, बराबर है? तो ये दो पेंसिल से लिखना है तो लिख लो कहीं पे, ये दो नहीं लिखना है, इसका कंबाइंड एंट्री मार्क्स। कंबाइंड में लॉस लॉस कट हो गया, डेबिट क्रेडिट। बी गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। बीइंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। लिख दो, बोलो भाई। इसमें डिडक्शन नहीं आएगा? डिडक्शन इन द सेंस मतलब जब भी कुछ क्लेम होता है तो डिडक्शन आता है ना थोड़ा, तो किया है ना डिडक्शन। 8 का नहीं मिला, 8 का 6 मिला है ना। वैसे नहीं, 6000 का क्लेम मतलब 60,000 का क्लेम है तो 1000 रुपीज डिडक्शन आएगा। वो डिडक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है, जो भी है ना अपना और उसका क्लेम का तो बोल रहा है ना, जो कम करके दिया है, काट कुट के नेगोशिएट करके। नहीं नेगोशिएट करके नहीं, जितना भी क्लेम आया वो इन्वेस्टिगेटर है, उन्हें इन्वेस्टिगेट करके आया, फिर जितना भी होता है ना उसमें से वैसा कुछ होता है 1% या 5% कुछ डिडक्शन आता है, और फिर टोटल है वो खर्चा ओनर को बेयर करना पड़ता है, बाकी का इंश्योरेंस कंपनी है। हाँ तो वो है ना एक्सपेंस गिना जाता है, तेरा प्रीमियम में ऐड हो गया। जो तू डिडक्शंस बोल रहा है ना, चार्जेस वगैरह हुआ है उसका, सर्वेलेंस चार्जेस या वो सब आ जाता है, दैट इज एक्सपेंस, दैट इज टेकन केयर ऑफ। एक दूसरा डिडक्शन क्या होता है तेरा, अंडर इंश्योरेंस होता है। तुझे 1 लाख का है तेरा फर्नीचर, लेकिन इंश्योर करवाया फॉर ओनली 80,000, तो तेरे को अगर 1 लाख का चल गया तो पूरा 1 लाख क्लेम नहीं मिलेगा, खाली कितना मिलेगा? 80,000। वही तेरा अगर 50,000 का चल गया फर्नीचर, 50 नहीं मिलेगा, विल गेट ओनली 40,000।
क्योंकि तुमने 80% से इंश्योरेंस, दैट इज दैट, उसको डिडक्शन बोलते हैं, पर वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। ये जो तू बोल रहा है ना 1 to 5, दैट इज एक्सपेंस, सर्वेलेंस एक्सपेंस और उसका ऑफिस मैनेजमेंट, वो सब। दिया था तो मैंने पढ़ा था उसमें दैट गिवन वो कुछ का होता है, तो उसमें वो इंश्योरेंस करवाया था और उसके बाद उसमें कुछ भी हुआ ना उधर, तो सम अमाउंट $1 की $2 का कॉस्ट ओनर को पे करना पड़ता है। वो प्रीमियम में आ जाए, प्रीमियम में ऐड होता है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, दैट इज एक्सपेंस, प्रीमियम में। बोलो सर, फर्नीचर में अपने इंश्योरेंस लिया और 5-6 साल बाद डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से वापस सेम अमाउंट मिलेगा? नहीं, मतलब आप डेप्रिशिएट कर रहे हो ना, उसको थोड़ी मालूम आप डेप्रिशिएट कर रहे हो। वो तो आपने जिस अमाउंट में इंश्योरेंस करवाया उससे उतना ही दे। ये 1 लाख है, आप 1 लाख में प्रीमियम भर रहे हो हर साल, आप डेप्रिशिएट कर रहे हो, आपका नेक्स्ट ईयर 1 लाख का 90 हो रहा है, 80 हो रहा है, 70 हो रहा है, 60 हो रहा है, 50 हो रहा है, ये चल गया, तो आपको क्लेम 1 लाख ही मिले। ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि आप प्रीमियम भी भर रहे हो ना 1 लाख, प्रीमियम भी ज्यादा भर रहे हो, समझ में आ रहा है, और जला नहीं तो गया पैसा। उसमें भी पूरा लाख रुपए नहीं मिलता, इन्वेस्टर के पूरा सैलरीज वैल्यू सब चेक करता है, सैलरीज वैल्यू है तो उसको डिडक्ट करके देता है, अब वो जो कूड़ा कचरा बेच के पैसा मिल जाएगा वो नहीं मिलता। चलो बढ़िया है। तो 2 चीजें होती है, एक इसमें और इसमें फर्क समझ में आ रहा है। इसमें क्या था, इसमें कोई क्लेम नहीं था, इसमें क्लेम था, तो क्लेम नहीं है तो पूरा लॉस। क्लेम जितना क्लेम है ना, जितना क्लेम है उससे लॉस बढ़ेगा कि घटेगा? जितना क्लेम है उससे लॉस कम होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे क्लेम एडमिटेड था कि रिसीव? मिलना बाकी था, दैट्स व्हाई ही वाज योर डेटर। व्हाट इफ मिल गया होता, रिसीव्ड होता, तो इसके जगह क्या आता? कैश, पैसा आ गया ना, पैसा आ गया, रिसीव, पैसा मिल गया, जैसे डेटर है तो पैसा लेना बाकी है, कैश दे दिया तो पैसा आ गया, तो कैश। तो कैश या बैंक, बेटर यू राइट बैंक, क्योंकि इंश्योरेंस का भी सब ट्रांजेक्शन कैसे होता है? बैंक। तो एंट्री बनती लॉस बाय ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस बाय बैंक। अगर पैसा आ गया तो, इधर आया नहीं है, आना। नेक्स्ट वन देखो, परचेज मशीनरी ऑफ 20,000 फ्रॉम XYZ कंपनी, फुल स्टॉप। उसके बाद पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ 1000 एंड कैरेज ऑफ 500